ओके फ्रेंड्स, हम लोग इसके पहले के वीडियो में पढ़ा था कि डाइजेशन में फूड के विषय में चर्चा किया था, फूड के कंपोनेंट के विषय में चर्चा किया था। उसके बाद डाइजेस्टिव ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल को। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एसोसिएटेड ग्लैंड, उसमें जो ग्रंथि सहायता करती है डाइजेशन में, उसके विषय में चर्चा किया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि डाइजेशन प्रोसेस, डाइजेशन की जो प्रक्रिया है एलिमेंट्री कैनाल में कैसे कैसे होती है। तो हम लोग डाइजेशन को जान ही रहे हैं कि डाइजेशन में बताया गया था कि कन्वर्जन ऑफ, डाइजेशन को हमने बताए थे कि कन्वर्जन ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल मटेरियल इनटू डिफ्यूजिबल। क्लियर हो गया कि जो नॉन डिफ्यूजिबल मटेरियल है उसको डिफ्यूजिबल मटेरियल में बदलने की जो क्रिया होती है उसी को डाइजेशन कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? यानी कि नॉन डिफ्यूजिबल मटेरियल है उसको डिफ्यूजिबल यानी कि विसरणीय पदार्थों में बदलने की जो क्रिया होती है उसी को डाइजेशन कहते हैं। और यह विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की सहायता से होती है। याद होगा आपको, इसके लिए ढेर सारे एंजाइम होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग पढ़े तो ये हो जाएगा माउथ कैविटी। सबसे पहले माउथ कैविटी को हम लोग ध्यान दें। माउथ कैविटी जो होता है, कहां से शुरू करेंगे हम लोग? माउथ कैविटी से। माउथ कैविटी में देखेंगे सलेवरी ग्लैंड्स पाई जाती है। सलेवरी ग्लैंड्स पाई जाती है। ये 3 पेयर्स होती हैं, 3 जो पेयर्स माउथ कैविटी में अगर देखा जाए तो 3 पेयर सलेवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। क्या स्रावित करती है? सलाइवा। सलाइवा स्रावित करती हैं। सलाइवा का मतलब होता है लार। सलाइवा का मतलब लार स्रावित करती हैं। और तीनों का नाम याद करें तो हो जाएगा पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब लिंगुअल। 3 जोड़े हो गए, एक जोड़ी पाई जाती है। कौन कौन? पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल, 3 जोड़ी ग्रंथियां ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अब ये क्या करती है? लार स्रावित करती है। क्या स्रावित करती है? लार स्रावित करती है। याद होगा आपको कि जब कभी पैरोटिड ग्लैंड में, किस ग्रंथि में? पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है, वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये गाल जो सूज जाता है, जिसे गलसुआ या मुंपस नामक रोग हो जाता है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है कि मुंपस इज काज्ड बाय, जो मुंपस यानी गलसुआ होता है वह किसकी वजह से होता है? तो सीधे आप कह सकते हैं कि जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उसी में वायरस का इन्फेक्शन होता है और उसी इन्फेक्शन के कारण गलसुआ नामक बीमारी हो जाती है। क्लियर हो गया आपको? अब ये हम लोग लिखे हैं कि जो सलेवरी ग्लैंड्स होती है 3 जोड़ी पाई जाती है, माउथ कैविटी में खुलती है। सलाइवा यानी लार स्रावित करती है। क्या स्रावित करती है? लार स्रावित करती है। अगर सलाइवा को देखेंगे तो क्या होता है? 1 to 1.5 लीटर पर डे, यानी 1 से 1.5 लीटर जो लार होता है वह प्रतिदिन स्रावित होता है। इसका जो पीएच होता है यानी कि होता है वह 6.8 होता है। क्या होता है? 6.8, स्लाइटली एसिडिक। क्लियर हो गया आपको? अब एक चीज और देखिए, एक आता है सलाइवा प्लस फूड, यानी कि जब भोजन मिल जाता है, भोजन और सलाइवा, इसको कहते हैं बोलस। कंफर्म याद रखिए कि जब सलाइवा और भोजन मिल जाता है, जब हम दांतों से खूब उसको चबाते हैं तो गाढ़ा बन जाता है वो। क्लियर हो गया आपको? तो उसी को क्या कहते हैं? बोलस कहता है। खूब पूछा जाता है, नीति प्रश्न पूछा जाता है बोलस इज। तो एक विकल्प हो जाता है सलाइवा प्लस फूड, सलाइवा प्लस लार, और तमाम प्रकार के विकल्प रहता है। तो नंबर 1 विकल्प इज करेक्ट, जिसमें हो जाएगा सलाइवा और भोजन के जो मिले हुए भाग होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? बोलस कहते हैं। अब देखिए, जो लार होता है, यानी कि जो लार होता है सलाइवा, उसमें टाइलिन ये टाइलिन याद हो गया आपको? ये हो गया
TYALINE, टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और यह जो एंजाइम होता है स्टार्च, स्टार्च को क्या करता है? ये माल्टोज में बदल देता है। क्लियर? क्या हो गया? लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया गया। क्या पाया गया? टाइलिन नामक एंजाइम पाया गया। यह टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। अभी जो माल्टोज होता है मीठा होता है, सैकराइड्स होता है। याद होगा कभी कभी आप भोजन को खाते हैं तो जल्दी से खा लेते हैं। थोड़ा सा याद करके देखिए, रोटी या चावल को थोड़ा देर तक चबा के देखिए। रोटी या चावल जो खाते हैं तो आप देर तक चबा के देखिए, तो चबाने में आपको जितने देर तक चबाएंगे उसकी मिठास बढ़ती चली जाएगी। उसके पीछे कारण यही है कि जो टाइलिन एंजाइम है जितना ज्यादा उसमें मिलता जाएगा उतना ही स्टार्च को क्या बदलेगा? माल्टोज में बदलेगा। और माल्टोज की वजह से क्या होगा? वो मीठा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये भी प्रश्न पूछता है कि लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। एक और प्रश्न पूछता है कि भोजन में डाइजेशन सबसे पहले किसका होता है? पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले किसका होता है? तो कह देंगे स्टार्च का। सबसे पहले किसका प्रक्रिया शुरू होती है? स्टार्च का। और कहेगा कहां से शुरू हो जाती है? तो सबसे पहले आप कहां से कह देंगे? माउथ से ही। मुंह से ही स्टार्च की प्रक्रिया होने लगती है। क्लियर हो गया? अब लार में देखिए, ये तो टाइलिन पाया गया, एक लाइसोजाइम, लाइसोजाइम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। इसको एंटी बैक्टीरियल एंजाइम भी कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? क्या कहता है? इसको एंटी बैक्टीरियल एंजाइम भी कहते हैं। यह जो एंजाइम होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अगर भोजन में पहुंचा है तो उसके सेल वॉल को भी डिसॉल्व करता है और उसको किल करता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को क्या करता है? ये किल करता है, मारने का काम करता है, किल्स। क्लियर हो गया आपको? जैसे मान लिया हम भोजन जो करते हैं, भोजन अगर बिल्कुल सेफ एनवायरमेंट में नहीं करते, जहां भी रहते हैं आप जानते होंगे कि बैक्टीरिया सब जगह पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया क्या होगा? भोजन के साथ हमारे मुंह में जाते हैं, तो मुंह में जाते हैं तो क्या होगा? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। और यह लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है, वह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो भोजन में पहुंचे होते हैं उसको नष्ट करने का काम करता है। तो ये तो पहला जगह हमने पढ़े कि डाइजेशन इन माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी। ओके, डाइजेशन इन स्टमक। दूसरा, डाइजेशन इन स्टमक। क्लियर हुआ आपको? अब याद रहे जो एक शब्द आता है गैस्ट्रिक, जब भी आपको याद है गैस्ट्रिक का मतलब पेट से मतलब है। किससे मतलब है? पेट से, स्टमक से मतलब है। तो जब भी कहीं आ जाइए गैस्ट्रिक तो समझ लीजिएगा कि इट इज रिलेटेड टू द स्टमक या पेट से मतलब है। ठीक है? अब जो एलिमेंट्री कैनाल का जो क्या हो गया? स्टमक होता है, स्टमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। कहां पाई जाती है? स्टमक में। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस। किससे निकलता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। इसका जो पीएच होता है 1 to 3.5, पीएच जो होता है इसका 1 से 3.5 होता है। किसका पीएच होता है? गैस्ट्रिक जूस का। बात समझ में आया? अब गैस्ट्रिक जूस में एक जगह देखिए, इसमें HCl स्रावित भी होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? स्रावित होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl वो क्या काम करता है? तो सबसे पहले वो क्या करता है? जो अमाशय स्टमक होता है उसको एसिडिक बनाता है। क्या बनाता है? एसिडिक, अम्लीय बना देता है। अम्लीय बनाने के साथ साथ भोजन में जो पहुंचे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको नष्ट करने का काम करता है, यानी कि किल्स जर्म्स
भोजन में पहुंचे जो रोगाणु वगैरह होते हैं, जो माउथ से बच जाते हैं, उनको भी क्या करता है, ये नष्ट करने का काम करता है। कौन? HCl। इसके साथ साथ क्या करता है, कुछ जो एंजाइम होते हैं, कुछ जो एंजाइम होते हैं जो क्या बोलते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। जैसे अभी पढ़ेंगे हम लोग गैस्ट्रिक जूस जो पाया जाता है, उसमें क्या होता है, पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, तो वह निष्क्रिय रहता है। क्या होता है, इनएक्टिव रूप में रहता है। तो जब ये क्या होता है कि उससे मिल जाता है, यानी एसिड HCl मिलता है, तो उसको एक्टिव कर देता है। अब एक चीज और देखिए, एक और बात आ गया, फूड प्लस गैस्ट्रिक जूस। फूड प्लस गैस्ट्रिक जूस क्लियर हो गया आपको? इसको हम लोग काइम कहते हैं, CHYME, काइम। खूब पूछा गया है। अब इसके पहले बोलस आया था और बोलस के बाद आ गया काइम। कहां हो गया यह? स्टमक में। क्या क्या हुआ, फूड और जब गैस्ट्रिक जूस आपस में मिल जाते हैं तो ये गाड़ी लेई के समान हो जाता है, और गाड़ी लेई के समान बन जाता है तो इसको कहते हैं काइम कहते हैं। क्लियर हो गया? अब अगर हम देखते हैं कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज और रेनिन, ये सब एंजाइम पाए जाते हैं। तो थोड़ा सा जूस, गैस्ट्रिक जूस हम लोग चर्चा किया। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, ये एंजाइम पाए जाते हैं। कह सकते हैं गैस्ट्रिक जूस में निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं। तो सबसे पहले कहा जाए पेप्सिन। पेप्सिन क्या पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है। यह क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन को पेप्टोन्स, प्रोटीन को किस पे बदलता है, पेप्टोन्स और प्रोटीओजेज। क्या क्या, पेप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। किसमें बदलता है, पेप्टोन्स और प्रोटीओजेज। यानी सीधा सीधा शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो पेप्सिन होता है वह किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। एक और एंजाइम पाया जाता है जिसको गैस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं। क्या कहता है, गैस्ट्रिक लाइपेज। अब ये देखिए, ये एंजाइम क्या करेगा, लाइपेज जहां भी शब्द आए तो समझिए फैट के लिए काम करेगा। तो ये क्या करता है, फैट्स को क्या करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है। फैट को फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल्स में बदलता है। क्लियर हो गया आपको कि जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है वो फैट को क्या करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। यानी सीधा सीधा शब्दों में हम कह सकते हैं कि पेट में फैट्स का पाचन करता है। कौन कौन बोलते रहिए, साथ में हमारे साथ बोलेंगे तो कुछ टर्मिनोलॉजी याद होने की स्थिति आएगी, नहीं बोलेंगे तो थोड़ा सा याद करने में दिक्कत आएगी। तो हमने चर्चा करते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज की। किसकी चर्चा की है, गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या करता है, फैट का पाचन करता है। फैट को किसमें बदलता है, फैट और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तीसरा है रेनिन। रेनिन्स क्या हो गया, रेनिन्स। डबल एन होगा इसमें, इसका मतलब तो सुन जाइए, RANINS, रेनिन्स। क्लियर हो गया आपको? ये क्या करता है, मिल्क प्रोटीन केजीन को ये क्या करता है, इनसॉल्युबल प्रोटीन में बदल देता है। यानी कि कह सकते हैं कि जो दूध में घुलनशील प्रोटीन होता है उसको पाचन करने में सहायता करता है। याद है कि जो रेनिन जो होता है छोटे बच्चों में ज्यादा होता है। छोटे बच्चों में देखेंगे कभी छोटे बच्चे अपनी माँ का दूध पीते हैं, जैसे पीते हैं और पीने के थोड़ी देर बाद उल्टी करते हैं तो दूध थक्का जैसे दिखाई देता है। दूध थक्का जैसे दिखाई देता है, जैसे दही की जैसा कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी एंजाइम की वजह से होता है, क्योंकि ये जो रेनिन एंजाइम है वह मिल्क में जो प्रोटीन होता है केजीन, क्या है ये, केजीन प्रोटीन होता है, उसको जो घुलनशील अवस्था में रहता है उसको इनसॉल्युबल में बदल देता है। यानी इनसॉल्युबल में कैल्शियम पैराकेसिनेट, इसको कह सकते हैं
कैल्शियम पैराकेसिनेट। क्या कहते हैं इसको? कैल्शियम पैराकेसिनेट। ओके, अब हम लोग स्टमक को चर्चा की थी। स्टमक में आपने पढ़ा, इसके बाद याद होगा चित्र आपने देखा होगा तो याद होगा, स्टमक के बाद आता है ड्यूडेनम। ऐसे ग्रहणी ड्यूडेनम है सी आकार की संरचना। सी आकार की संरचना में आपने देखा था इसके लास्ट में पाइलोरिक वाल्व पाया गया था, और यहाँ पे आपने पढ़ा था कि जो लीवर होता है लीसे स्रावित होती है, पित्त स्रावित होती है, बाइल पित्त स्रावित होती है यानी बाइल, तो ये क्या करती है? क्षारीय बनाती है। क्या बनाती है? क्षारीय बना देती है, ताकि उसके बाद जो अम्लीय माध्यम था वह क्षारीय हो जाता है। क्लियर हो गया? उसके बाद दूसरा जो था वह से पढ़ा था आपने पेनक्रियाज यानी अग्नाशय नामक ग्रंथि से पेनक्रियाटिक जूस निकलती है। क्या निकलती है? पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस क्या निकलती है? पेनक्रियाटिक जूस निकलती है। अब पेनक्रियाटिक जो जूस होती है इसका पीएच जो देखा जाता है, इसका जो पीएच होता है 7.5 to 8.5। क्लियर है? याद आपको कि जो 7 होता है और न्यूट्रल होता है, 7 से ऊपर क्या होता है? बेसिक हो जाता है, और 7 से नीचे होता है अम्लीय यानी एसिडिक हो जाता है। तो हम लोग पेनक्रियाटिक जो जूस है, पेनक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशयी रस जो होता है, उसमें अगर देखेंगे तो एंजाइम जो पाया था उसका नाम है ट्रिप्सिन। क्या है? ट्रिप्सिन। पेनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है कि भोजन में उपस्थित जो बचा वो प्रोटीन होता है उसको पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। याद होगा आपको इसके पहले भी प्रोटीन का पाचन हुआ था, तो जो शेष बचा हुआ प्रोटीन होता है उसका पाचन कहाँ हो गया? आपको ट्रिप्सिन नामक एंजाइम के द्वारा। यह क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। इसके बाद दूसरा जो एंजाइम होता है इसका नाम है पेनक्रियाटिक एमाइलेज। पेनक्रियाटिक एमाइलेज। याद होगा आपको कि जब भी एमाइलेज की बात आई थी तो बताया गया स्टार्च, उसको क्या करता है? स्टार्च का यानी स्टार्च का क्या करता है? माल्टोज में माल्टोज, यह भी एक प्रकार का क्या है? माल्टोज शर्करा है। यानी सीधे सीधे हम कहते हैं पेनक्रियाटिक जो एमाइलेज है वह स्टार्च का पाचन करता है। इसके बाद आता है एक और एंजाइम होता है पेनक्रियाटिक लाइपेज। क्लियर हो गया आपको? तो हम लोग पढ़े थे कि जो लाइपेज होता है वह क्या करता है? फैट्स, लेकिन थोड़ा सा इमल्सिफाइड जो फैट होता है उसको क्या करता है? आपको याद होगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर हो गया आपको? जो पेनक्रियाटिक लाइपेज है वह एमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। फैट समझी रहे? इमल्सिफाइड तो समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे क्या है? ये क्या है? ये देखिए चम्मच है, ये ग्लास है जिससे हमने पानी रख दिया, नीचे क्या है? पानी है, पानी। इसके ऊपर हम क्या करते हैं? फैट यानी कि वसा, या हम उसपे ऑयल का रख देते हैं, दोनों को मिला देते हैं, मिलता नहीं है। फैट से ऊपर रहता है और पानी नीचे रहता है। अब इस दोनों फैट्स और पानी के मिश्रण को हम मिक्सी में लेते हैं और मिक्सी ऑन कर देते हैं। मिक्सी बहुत तेजी चलती है और चलने के बाद उसको पूरा का पूरा फेंट के मिला देता है। अब जब फेंट के मिला देता है तो आप देखते हैं उसमें गंदा गंदा पानी दिखाई देने लगता है, समान रूप से उसमें फैल जाता है, तो इसी को इमल्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमल्सन। बात समझ में आया? यानी कि तेल और फैट, पानी और फैट्स या कोई भी तेल हो तो इसको छोटी छोटी पूरे समान रूप से हम उसको वितरित करा देते हैं पानी में, तो इसी को इमल्सन कहते हैं। तो इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलने का काम करता है। एक और एंजाइम पाया जाता है जिसको न्यूक्लिएज कहते हैं। अब याद है न्यूक्लिएज जो होता है, आपको याद होगा कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए पाया जाता है,
और जो भी हम भोजन करते हैं, चाहे जंतु से प्राप्त हो चाहे वनस्पतियों से प्राप्त हो, सब में कोशिका ही होती है, उसको हम लोग खाते हैं। अब कोशिका में और तो प्रोटीन वगैरह तो पचता ही पचता है, साथ में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो वो जो न्यूक्लिक एसिड होता है वह आप पढ़े होंगे, जो न्यूक्लिक एसिड होता है वह पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। तो उसको ये क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड। क्लियर हो गया। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है उसको पचाने का काम करता है, उसको सरल करने का काम करता है। क्लियर हो गया आपको। तो अभी आपने पढ़ा पैंक्रियाटिक जूस, जो अग्नाशय वाले रस है उससे स्रावित होने वाले एंजाइम और उनका काम। अब देखिए, अब हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन या होगा आपको छोटी आंत। अब इस जो उसकी जो दीवारें होती है, किसकी, उसकी दीवारें होती है, उससे क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस स्रावित होता है। इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस स्रावित होता है। इसका जो पीएच होता है 7.6 करीब होता है। पीएच 7.6 यानी कि हल्का सा बेसिक होता है। हल्का सा क्या होता है, बेसिक होता है। और इसमें भी तमाम प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अब एंजाइम अगर देखा जाए इंटेस्टाइनल जूस में, तो सबसे पहले आ जाता है, ये है इरेप्सिन। क्या हो गया, इरेप्सिन। इरेप्सिन ये क्या करता है कि जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं, यानी कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड को क्या करेगा, डाइपेप्टाइड्स एमिनो एसिड आदि में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्लियर हो गया आपको। पॉलीपेप्टाइड थोड़ा जटिल यौगिक है और डाइपेप्टाइड उससे और सरल यौगिक है, तो इरेप्सिन करता है। उसके बाद से आता है आपका अर्जिनेज। अर्जिनेज एंजाइम है। यह क्या करता है, अर्जिनिन एमिनो एसिड को यूरिया में बदलने का काम करता है। अमीनो एसिड को क्या बदलता है, यूरिया में बदलने का काम करता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो माल्टेज, देखिए माल्टेज जो क्या करेगा, यह क्या करेगा कि माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। माल्टोज को किसमें बदला, ग्लूकोज में बदला। इसके बाद आएगा सुक्रेज। एएसी है, एंजाइम का नाम होता है, एएसी जोड़ देते हैं। सुक्रेज ये क्या करता है, सुक्रोज को, ये भी सुक्रोज को क्या करेगा, ग्लूकोज में बदल देगा। क्या करेगा, सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। ग्लूकोज में भी कर सकते हैं और कर सकते हैं फ्रक्टोज में भी बदल देता है। बात समझ गया। सुक्रोज के बाद है लैक्टेज। यह क्या करता है, लैक्टोज को, किसको, लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। लैक्टोज को ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में बदलने का काम करता है। इसके बाद से एक से बता लाइपेज। तो ये क्या करता है, रिमेन्स, जो REMAINS, रिमेन्स, शेष बचे जो फैट होते हैं उनको इमल्सिफाइड ग्लिसरॉल फैटी एसिड में बदल देता है। क्लियर हो गया आपको। तो इमल्सिफाइड ग्लिसरॉल को क्या करता है, ये शेष बचे फैट को इमल्सिफाइड ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदल देता है। तो इस प्रकार से आपने तमाम प्रकार के एंजाइमों को देखा, यानी बक्कल कैविटी मुंह से लेकर के और स्मॉल इंटेस्टाइन तक देखा कौन क्या काम करता है, उसको आपने देखा था क्या काम करता है। अब छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता है, उसमें केवल पानी जो शेष बचा रहता है उसका अवशोषण होता है और मल के रूप में उसमें संचित रहता है, और शेष पदार्थ जो होता है समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है।
तो इस प्रकार से एलिमेंट्री कैनाल में यानी मनुष्य के आहार नाल में होने वाले माउथ कैविटी से लेकर के और लास्ट तक कौन कौन से एंजाइम क्या काम करते हैं, मुख्यतः सभी के एंजाइमों के विषय में चर्चा की गई है। ओके, ठीक।